वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पदार्थ विज्ञान का जो है आयुर्वेद निरूपण वो अच्छे से समझाऊंगा एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम है तो जिन लोगों को नहीं आता है वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आयुर्वेद निरूपण में आयुर्वेद क्या मतलब क्या है, निरूपण का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। मतलब इसमें आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा पदार्थ विज्ञान की। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट में है क्या। ठीक, अब बिगिनिंग से ही शुरू कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। आयु, आयु यानी कि एज। तो एज क्या है? ठीक, तो इंग्लिश में तो बहुत आसान है, लेकिन पदार्थ विज्ञान की भाषा में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, सुनने में डिफ़िकल्ट लगती हैं, पर समझेंगे तो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक, तो आयु के लक्षण, एक श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धार जीवितम नित्यक्षानुबंधस्य पर्यायरुच्यते। आचार्य चरक द्वारा लिखित ये श्लोक है। इसका मतलब है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। शरीर मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इंद्रिय मतलब जो हमारे 5 सेंसेस हैं, मन यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस, और आत्मा मतलब कि हमारी सोल। तो इन चारों का जब संयोग होता है, इन चारों का जब को एग्जिस्टेंस होता है, उसको ही आयु कहा गया है। ठीक, एक तरीके से ये लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध आयु के पर्याय हैं। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। धारी का मतलब शरीर को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला ही आयु है हमारा। ठीक है, जो शरीर को धारण करता है, मतलब उसको सड़ने देने से रोकता है, उसको क्षीण होने देने से रोकता है। ठीक, जीवित यानी कि प्राणों को जीवित रखने वाला। उसके बाद नित्यक, नित्यक का मतलब नित्य ही गतिशील होता है, नित्य ही गतिशील होता है। आयु जो है नित्य ही गतिशील होती है, मतलब एज कंटिन्यूसली बढ़ती ही चली जा रही है, और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली करते ही चले जा रहे हैं। ठीक, नित्यक हो गया। ठीक है, अनुबंध, अनुबंध का मतलब जो हमारा जो पास्ट, हमारा पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर लेमैन के लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हमने पास्ट में चीज़ें करी हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वो हमें फ्यूचर में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको स्पिरिचुअलिटी से ना कनेक्ट करिए, वो भी सही है, पर जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं। तो बस जो पहली अवस्था का दूसरी अवस्था से जो अनुबंध है, अनुबंध मतलब संयोग, संयोग मतलब कि डिपेंडेंसी। ठीक है, वो ही अनुबंध कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्याय सारे उच्यते। तो जो धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध हैं, ये पर्याय हैं आयु के। देखिए आखिरी लाइन में लिखा है पर्यायारुच्यते, इसका मतलब ये पर्याय हैं, मतलब सिनोनियम्स हैं आयु के। और शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा क्या है? ये आयु के लक्षण हैं, या फिर इसको आगे देखेंगे यही आयु के घटक तत्व हैं, घटक तत्व। ठीक, फिर तत्राशु चेतनानुवृत्ति, मतलब इस श्लोक का कोई मतलब खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको मतलब ये हुआ कि गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने को ही आयु कहा गया। ठीक, गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने को आयु कहा गया है। उसके बाद आयु के घटक तत्व बता ही दिया, पंच भौतिक शरीर, चक्षुरादि इंद्रियाँ, मन, आत्मा, ये आयु के घटक तत्व हैं। ठीक, इंद्रियाँ जो 5 सेंसेस हो गए। ठीक है, और पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक मतलब जो हमारा आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी से जो हमारा शरीर बना है। ठीक, मन और आत्मा, इनके संयोग से जो शरीर बनता है, इसी को हम लोग आयु कहते हैं, और यही घटक तत्व है। फिर आयुर्वेद के लक्षण, चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का ये लक्षण है, हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद सा उच्यते। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। मतलब हित और अहित दोनों में, सुख और दुख दोनों में। ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए हित के लिए है, कौन सी अहित के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे दुख के लिए है और कौन सी हमारे सुख के लिए है, इसका विवरण जहाँ मिलता है वही आयुर्वेद है। और जो इसको ठीक कर सकता है, मतलब दुख को सुख में और दुख को सुख में और अहित को हित में, वही आयुर्वेद है, और इसी को आयुर्वेद का लक्षण कहा गया है। मतलब हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक, इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद आयुर्वेद के पर्यायवाचक शब्द जो मैंने बता ही दिए थे ऊपर, पर्याय। ठीक है, आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण एवं तंत्र। आयुर्वेद को शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण एवं तंत्र कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र। ठीक है, ये ऋग्वेद से निकाला गया है और ये भी एक शास्त्र है, और इसको विद्या भी बोलते हैं, शाखा भी बोलते हैं।
तो ये आप में से 2-3 याद कर लीजिएगा। उसके बाद आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद की निरुक्ति क्या है? आयुष और वेद, 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, आयुष और वेद, ठीक। तो इन दोनों के योग से आयुर्वेद बना है। आयु का मतलब हो गया जीवन, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, आयु के 4 घटक तत्व भी पढ़ चुके हैं। और वेद का मतलब जो विद धातु से बना है, इसका मतलब है होना, जानना, विचार करना या फिर पाना, ठीक है। तो आयुर्वेद अब क्या है? जिससे हमको जीवन का, ठीक है, ज्ञान हो, जीवन का ज्ञान हो, उसको ही आयुर्वेद कहते हैं, ठीक। उसके बाद सिद्धांत। तो सिद्धांत इसमें बेसिकली आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, और ये 4 मोटे मोटे सिद्धांत बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद के सिद्धांत बताइए, तो उसमें आपको सिंपली 4 सिद्धांत लिखने होते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में मौलिक सिद्धांत। तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत जो होंगे वो 10 हैं, वो डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक। तो सिद्धांत के लक्षण। तो जब इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे अनेक प्रकार के परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए, वही सिद्धांत है। क्या हो गया सिद्धांत? ये श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको, ठीक। तो जो भी सिद्धांत होता है, एक तरीके से सिद्धांत क्या हो गया? हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक। जैसे अलग अलग आचार्य होते हैं, वैसे अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं और अपनी एक हाइपोथेसिस देते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं जब तक कोई नई हाइपोथेसिस रिसर्च बेस्ड ना आ जाए, ठीक है। तो यही पढ़ना है हम लोग को इसमें। तो ये सिद्धांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ठीक। तो सबसे पहले सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, ठीक। यह ऐसा सिद्धांत होता है जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब एक शास्त्र में उसकी इम्पोर्टेंस हो और सारे ही शास्त्रों में उसकी इम्पोर्टेंस हो साथ में, ठीक है। मतलब किसी एक शास्त्र में उसका बखान किया गया हो और सारे बाकी शास्त्र उसको एक्सेप्ट करते हों, ये हो गया सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्व मतलब सारे, सारे तंत्र मतलब शास्त्र, सारे शास्त्र जिसको एक्सेप्ट करते हों वह हो गया सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे कि रोगों के कारण या फिर साध्य रोगी की चिकित्सा के उपाय, ठीक। उसके बाद प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब है कि जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न हो, भिन्न मतलब डिफरेंट, प्रतितंत्र मतलब सर्वतंत्र का ऑपोजिट, कि एक शास्त्र कुछ कह रहा और दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा। जैसे एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है, आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 मानी गई है, अन्य शास्त्रों में 8 भी मानी गई है, ठीक। अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? ऐसा सिद्धांत जिसमें कि कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ और सिद्धांत भी मानने पड़ते हैं उसको मानने की वजह से, ठीक। इसको एग्जाम्पल से पहले बता देता हूँ कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक कर्म नहीं करते क्योंकि निष्प्रह होता है, ठीक। मतलब निष्प्रह भी आप नहीं जानते होंगे, जो एक जैसे बोलते हैं कि कंप्लीट मैन, जिसको बोलते हैं एक तरीके से पूर्ण इंसान, जैसे बोलते हैं परफेक्ट इंसान, जो होता नहीं है कोई भी, ठीक। तो जो पूर्ण इंसान होता है या फिर जो परफेक्ट इंसान होता है, वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता है जिससे उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला या फिर फ्यूचर में उसको जिससे परेशानी उठानी पड़े, ऐसा काम वो नहीं करता है, क्योंकि उसको कामना रहित होता है। वो कामना रहित मतलब उसको ज़्यादा चीज़ें गलत करने की भावना ही अंदर से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक। जैसे कि कोई इंसान है, उसको ये मन कर रहा है कि मैं यहाँ जाके घूम आऊँ, वहाँ जाके घूम आऊँ, ठीक है, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक। और एक दूसरी जगह पे कोई इंसान है जिसका एग्ज़ाम्स आ गए, उसका मन ही नहीं कर रहा है अंदर से कि वो कहीं जाए, घूमे फिरे, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है, ठीक। तो एक तरीके से वो मुक्त पुरुष हो गया, ठीक। तो वो ऐसा काम ही नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो एक काम को जैसे दूसरे काम से रिलेट करना पड़ रहा है ना, तो इसी को कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। मतलब किसी विषय से संबंधित दूसरे अधिकरण को प्रस्तुत किया जाए। एक विषय है तो उसकी बात को कंप्लीट करने के लिए दूसरी बात को बीच में लाया जाए, ठीक है। उसके बाद अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत जैसे मैंने बताया था कि किसी ने अगर अपना एक हाइपोथेसिस दे दी तो उसको करंट सिचुएशन के लिए मान लिया,
पर जब तक कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस ना आ जाए तब तक के लिए ही माना है। फिर कोई अगर नई रिसर्च थ्योरी आ गई तो फिर उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसी में यही लिखा है कि यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैध गण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। कभी द्रव्य को प्रधान मान लेंगे, कभी गुण को प्रधान मान लेंगे। ये आप आगे चल के द्रव्य गुण सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि द्रव्य गुण जो होता है उसमें कभी द्रव्य को प्रधान मान लेते हैं, मतलब प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट, और कभी कहते हैं कि रस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कहते हैं गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ कन्वर्सेशन के लिए, सिर्फ बातचीत करने के लिए कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज़्यादा दूर टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, तो मेन आप ये याद रखिएगा कि सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र सिद्धांत हो गया जो हर जगह माना जाए, प्रतितंत्र वो सिद्धांत हो गया जो एक जगह माना जाएगा, दूसरी जगह नहीं माना जाएगा। अधिकरण सिद्धांत मतलब कि एक जगह मान लिया गया, उसकी वजह से दूसरी जगह उसको मानवाने के लिए उसके अलग अलग रीजंस खुद से निकाले जाएँ। ठीक है, और अधिकरण के बाद अभ्युपगम सिद्धांत ऐसा हो गया जो जिसको कन्वर्सेशन में आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे मान लिया पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में चेंज कर सकते हैं।